देखो पर्क्स या परक्यूजिट, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो? इसको पर्क्स भी बोलते हैं बहुत जन स्टाइलिश लैंग्वेज में, या परक्यूजिट तो मेन नाम है इसका। बोलो क्या जानते हो परक्यूजिट के बारे में? हम लोग बेसिक सेंस में ये जानते हैं कि कुछ भी काइंड में मिले, कुछ भी सैलरी के अलावा कैश में मिले, वो हम लोग अलाउंसेस पढ़े थे। तो कुछ भी काइंड में मिले, बॉस घर दे दिया, बॉस गाड़ी दे दिया, बॉस मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया, बॉस घूमने फिरने का खर्चा दे दिया, आपके हाथ में नहीं, टिकट विकट बना के दे दिया, पूरा अरेंजमेंट करके दे दिया, तो काइंड को परक्यूजिट बोलते हैं। लेकिन एक बात और, परक्यूजिट कैश में भी हो सकता है, लेकिन इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट। अब ये रीइंबर्समेंट का मतलब क्या है? तुम पहले खर्चा कर लो, बाद में तुमको उतना ही रुपया तुम्हारा बॉस दे दे, ये भी परक्यूजिट में ही आता है। सर आप तो बोले थे कैश में कुछ भी मिले वो अलाउंसेस है, बेटा पहले से कुछ भी मिले। यहां बॉस तुमको ये नहीं बोल रहा तुम्हारा कितना खर्च हुआ वो ले लो, बॉस तुमको बोला ये लो 5,000 रुपया अपना घर भाड़ा चुका लेना। अब तुम्हारा 5,000 लगे, 2,000 लगे, 25,000 लगे, बॉस को मतलब नहीं है। तो बॉस खर्चा होने के पहले ही दे दे रहे कैश हाथ में, वो अलाउंसेस है। और यहां क्या हो रहा है? सर आप पहले खर्चा कर लो, फिर बॉस आके बोल रहा है हमको डिटेल दे देना, हम उतने कैश तुमको रीइंबर्स कर देंगे। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है खर्च होने के बाद कैश हाथ में आना, खर्चा होने के बाद पैसा मिलना। तो रीइंबर्समेंट भी परक्यूजिट है, ये बात दिमाग में रखना। बहुत जन ये मिथ बना लेते हैं मन में कि जो काइंड में मिले वही परक्यूजिट है, जो कैश में मिले वो सब अलाउंसेस है। नहीं, पहले मिल गया, बाद में तुम खर्च कर रहे हो, और जितना भी खर्च कर रहे हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, बॉस उससे कोई मतलब नहीं रखता, कम करो ज्यादा करो, दैट इज अलाउंसेस। लेकिन पहले खर्च कर आओ, बाद में बॉस को डिटेल दो और बॉस तुमको उतना पैसा दे देगा, दैट इज नोन एज परक्यूजिट। ये बात क्लियर है? हाँ। अब बुक की डेफिनेशन पे आ जाए जरा सा। तो बोलते हैं इन कॉमन पैरालेंस परक्यूजिट मीन्स एनी कैजुअल एमोलमेंट और बेनिफिट अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन in addition to salary or wages which is availed by an employee. In other words, perquisite are the benefit in addition to normal salary. इसीलिए यहाँ पे कहीं पे खाली काइंड नहीं बोला, कुछ भी बेनिफिट तुमको मिल रहा है, लेकिन बस एक्स्ट्रा बात दिमाग में क्या रखना है, सर वो बेनिफिट मिल रहा है तो अलाउंसेस भी है। हाँ है, लेकिन वो अलाउंसेस कब मिल जा रहा है? खर्च होने के पहले, और वो खर्चे पर डिपेंडेंट नहीं है बॉस कितना देगा। बॉस तुमको एक फिक्स अमाउंट पकड़ा दे रहे, बाकी तुम समझो, कम लगे ज्यादा लगे नहीं लगे वो तुम्हारा इशू है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सर या तो बॉस हमको वो फैसिलिटी अरेंज करके दे रहे हैं, और आइदर हमको बाद में कैश दे रहा, रीइंबर्समेंट कर रहा है। ये वर्ड याद करना, काम आएगा बहुत। इज इट फाइन एनफ? सबको लॉजिक क्लियर है? परक्यूजिट है क्या भला? यस सर। अब देखो यहाँ पे इसी को तोड़ा, परक्यूजिट इंक्लूड्स। देखो गवर्नमेंट ना बहुत तेज दिमाग का है, वो लोग डायरेक्ट ये नहीं बोला परक्यूजिट्स आर, क्योंकि परक्यूजिट्स आर लिख देता है ना, मतलब बस इतना ही परक्यूजिट हो सकता और कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में तो लोग खुराफाती है, लोग बोलते हैं अच्छा इतना ही परक्यूजिट है तो हम किसी और तरीके से कोई फायदा पहुंचाएंगे एम्प्लॉय को जिसका टैक्स भी नहीं देना पड़े। तो गवर्नमेंट बोला ना ये तो गलत बात हो जाएगा, तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है हम डेफिनेशन ही ऐसे बनाएंगे, परक्यूजिट इंक्लूड्स, मतलब ये सब तो परक्यूजिट है ही, इसके अलावा भी तुमको कुछ मिला और डिपार्टमेंट को लगा उस सेंस से कनेक्ट हो रहा है वो, तो वो भी परक्यूजिट मान के टैक्सेबल कर देंगे। तो परक्यूजिट इंक्लूड्स लिखा, परक्यूजिट्स आर नहीं लिखा। तो परक्यूजिट इंक्लूड्स क्या क्या? देखो बोला वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, तुमको बॉस रेंट फ्री घर दे दिया, रेंट फ्री मतलब तुमसे भाड़ा नहीं ले रहा है, या तो बॉस डायरेक्ट भाड़ा दे रहा है या बॉस का ही घर है, मतलब कंपनी का यही बॉस का ही घर है, या फिर बॉस भाड़ा पे लिया, बॉस भाड़ा चुका रहा है, कंपनी भाड़ा चुका रहा है, तुमसे नहीं ले रहा। या फिर वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट,
ये क्या हो रहा है? सर पूरा फ्री नहीं दिया, पूरा फ्री नहीं दिया। घर का भाड़ा 20,000 रुपया बनता है, बॉस मेरे से 8,000 रुपये ले रहे, तो मेरे को 12,000 का फायदा हो रहा है ना। दैट इज वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट। पॉइंट क्लियर है? वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ कंसेशनल रेट। यहां पे एक वर्ड है टू एन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। भाई अभी आज की दुनिया में ये बेकार वर्ड है सर, क्यों? एनीबडी नो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किसको मानते हैं? आप लोग पहले कहीं ना कहीं टैक्स पढ़े हो बीकॉम में। एनीबडी नो हु इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? निशिका? इम्पोर्टेंट एम्प्लॉइज। निशिका पढ़े हो? याद नहीं है अभी। सुनना बहुत काम का वर्ड, लेकिन इतना बकवास काम का बोलने के बाद बोलेंगे आज की दुनिया में कोई काम का नहीं है। ये बाबा आदम में डेफिनेशन लिखा गया था, और तब लिखा गया था जिसको भी 50,000 से ज्यादा पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर, 50,000 से ज्यादा एज ए सैलरी मिल रहा है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। आज की दुनिया में अगर तुम एक आदमी का 50,000 सैलरी मारो, लगभग मंथली कितना हो गया? 4 साढ़े 4,000, 4,200 समथिंग, है ना? हाँ। तो सर आज की डेट में कोई ऐसा एम्प्लॉय मिलेगा क्या जिसका 4,000 रुपया मंथली सैलरी हो, और उसको बॉस परक्यूजिट्स दे रहा हो, उसको बॉस गाड़ी दे रहा हो, उसको बॉस रहने के लिए घर दे रहा हो? ये पॉसिबल है क्या आज की डेट में? नहीं सर। तो सर आज की डेट में सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, कोई नॉन स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये वाला लाइन फालतू पॉइंट दे दिया कि सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में कुछ एम्यूनिटीज टैक्सेबल है। घर तो सबके लिए टैक्सेबल रखा है, और सर 4,000 रुपया महीना सैलरी वालों को बहुत ज्यादा घर ही दे सकता, तो सर्वेंट क्वार्टर होता है ना, बहुत बार ऑफिस में रहने के लिए एक रूम दे दिया सर्वेंट क्वार्टर की तरह, तो वो तो सबके लिए टैक्सेबल रख दिया, वो तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला नहीं। बोला अदर एनी बेनिफिट और एमिनिटी ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ कंसेशनल रेट टू ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो सर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का ड्रामा छोड़िए, आज की डेट में सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अरे भाई 50,000 रुपया साल का आज की डेट में, यानी लगभग 4,100 समथिंग, हम राउंड फिगर में एक बार 4,000 रुपया महीना पकड़ा। किसका ऐसा सैलरी? सर किसी का नहीं। और अगर होगा तो उसको कोई बॉस कंसेशनल या फ्री रेट पे कोई एम्यूनिटीज तो नहीं दे रहा हो। तो ये वाला लॉजिक एकदम बेकार। आप सिंपल बोलो एनी बेनिफिट ग्रांटेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ कंसेशनल रेट टू एन एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड वर्ड उड़ा। ठीक है? तो सर फ्री में रहने के लिए घर दे दे, कम रेंट पे रहने के लिए घर दे दे, फ्री या कम रेट पे कोई भी एम्यूनिटी या बेनिफिट दे दे। वही मतलब ना, गाड़ी दे दी आपको ऑफिस से घर आने जाने के लिए, आपको घूमने का ट्रिप का पैसा दे दिया, आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर बहुत पेमेंट कर दिया डायरेक्ट, मतलब आपने इलाज करवा दिया, या आपको क्रेडिट कार्ड दिलवा दिया बैंक से, कोई क्लब में आपका मेंबरशिप करवा दिया, आपके घर में फ्री गैस कनेक्शन करवा दिया, पेमेंट ऑफिस कर रहा है पूरा का पूरा। ये सब वो एम्यूनिटीज हो गए ना, आपको जो बेनिफिट मिल रहा है कम रेट पे। अगर नहीं देता तो आपको ये सब खर्चा खुद करना पड़ता। आपको लैपटॉप दे दिया पर्सनल यूज के लिए, आपको कोई टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन दिलवा दिया पर्सनल यूज के लिए, आपको मार्केट रेट से कम रेट में कोई सामान बेच दिया, मतलब आप खरीद लिए बॉस से लेकिन कम रेट पे। ये सब एक तरीके से देखा जाए तो कम रेट या फ्री ऑफ कॉस्ट पे एम्यूनिटी हुआ, जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है खाली। लेकिन सर आज की डेट में सब स्पेसिफाइड है। तो ये सिर्फ लॉ में लिखने के लिए डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, बट काम का कुछ नहीं। आई होप पॉइंट नंबर 3 सबको क्लियर है। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई आर्ग्यूमेंट? हाँ सर। बेटा जी टैक्स में आर्ग्यूमेंट करना सीखो, टैक्स में लड़ना सीखो अपने टीचर से। जब तक टैक्स में लड़ोगे नहीं, एक तो याद नहीं रहेगी चीजें, 2 नंबर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। चौथा नंबर में क्या बोला? अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर
in respect of any obligation which otherwise would have been payable by the employee. कोई हमको इसका इंग्लिश टू हिंदी करके समझाएगा? आनंद बाबा। सर कोई भी ऐसा पेमेंट किया है एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को करना था। हाँ, तो ये एज एन एम्प्लॉय तुम्हारा फायदा हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये तुम्हारा फायदा हुआ, तो और ये फायदा क्यों मिला? क्योंकि तुम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में थे। यस सर। फायदा हुआ तो इनकम टैक्स कहाँ खुल जाएगा तुरंत? अरे फायदा हुआ एम्प्लॉय को, हाँ सर। और एम्प्लॉय को फायदा हुआ तो टैक्स लेने का बात आ जाएगा। तो सर इस हेड में ये भी टैक्सेबल होगा। कोई ऐसा खर्चा जो करना तो एम्प्लॉय को था लेकिन कर एम्प्लॉयर दिया। तो देखो यहाँ पे मस्त एक बात लिखा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन ऑन कैश बेसिस, दैट इज इन द ईयर इन विच द अमाउंट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये ड्यू बेसिस पे नहीं होगा, एक्चुअली में पे किया है बॉस तभी तुम्हारा बेनिफिट माना जाएगा, बाद में पे करेगा, पे नहीं किया है अभी तो नहीं, ऑन कैश बेसिस है केवल। जैसे देखो यहाँ पे बोला भी है कि 21-22 का कोई पेमेंट बॉस अगर 22-23 में किया है, उस समय नहीं पे किया तो वो 22-23 में टैक्सेबल हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है मेरा? यस सर। चलो नेक्स्ट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? बोले सम पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर वेदर डायरेक्टली और थ्रू अ फंड अदर देन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड। मतलब सीधा बात बोले ये या डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। सर ये क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। अरे बेटा जी नाम है अलग अलग। तुम्हारा बॉस तुम्हारे रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पीएफ, सुपरएनुएशन फंड या इंश्योरेंस लिंक्ड फंड में पैसा डाल रहे हैं। इन तीन का बात यहां नहीं हो रहा है। अदर देन बोले, अदर देन ये तीन छोड़ के तुम्हारा बॉस तुमको डायरेक्टली कोई पैसा दे रहा है या कोई फंड में से निकाल के दे रहा है, दे ऑल आर ट्रीटेड एज परक्यूजिट। सर एग्जांपल दीजिए। देखो ये तीन नाम याद करने पड़ेंगे, आरपीएफ, सुपरएनुएशन फंड या डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। ये तीन छोड़ के तुम्हारा बॉस तुम्हारे नाम पे और कोई फंड क्रिएट किया है और वहां से तुमको पैसा दे रहा है या डायरेक्टली तुमको पैसा दे रहा है। देखना एक बहुत मजेदार एग्जांपल। मान लो तुम्हारा बॉस एक फंड क्रिएट किया, एम्प्लॉय चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, और हर साल उस फंड में 2 लाख 5 लाख करके रुपया डालता रहता। लेकिन एक कंडीशन लगा दिया, तुम मेरे यहाँ अगर 10 साल जॉब करोगे, 10 इयर्स लगातार नौकरी करोगे, तब तुम्हारा बच्चा के लिए यहाँ से हम तुमको फंड देंगे। पर एम्प्लॉय मान लो बोल दिया हम 3 लाख रुपया करके देंगे, उससे वो अमाउंट पहले बोल दिया। ये एक तरीके से ना एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए बहुत तरीका अपनाता है कि नौकरी छोड़ के ना जाए मेरा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को लगेगा ना भले दूसरा जगह थोड़ा ज्यादा सैलरी मिलेगा तो क्या हुआ, बच्चे को पढ़ाई के टाइम में उस समय तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। मेरा बच्चा आज मान लो, मेरी बेटी आज मान लो अभी 1 साल की हो रही, 1.5 साल की हुई है, हमें कंपनी में जॉब कर रहा है, बॉस कंडीशन लगा दिया 15 साल रहोगे तो तुम्हारे बच्चे को उस समय पढ़ाई के लिए हम 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख तक देंगे, मतलब जितना खर्चा लगेगा उतना देंगे या 15 लाख रुपया देंगे। इसका फंड बना के रख दिया है बॉस, उस फंड में हर साल पैसा डाल रहा है, जब जब एम्प्लॉइज को देने का टाइम आएगा वहां से निकाल के देगा। तो मेरे को एज ए एम्प्लॉय लगेगा ना कि भैया कोई भी कंपनी जॉब कर ले, कितना होगा यहाँ से ज्यादा 1 लाख 1.5 लाख का सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन उस समय ब्लॉक अमाउंट मेरे बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ से मिलता है तो ठीक ही है, और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा करके सैलरी इंक्रीमेंट तो होगा ही आगे जाके। तो हम कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। कम बॉस तो यही चाहता था कि तुम कंपनी छोड़ के नहीं जाओ। तो तुम्हारे लिए कोई चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, चिल्ड्रन मैरिज फंड, ऐसे करके कोई फंड क्रिएट कर दिया। अच्छा यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए, या तो फंड में से पैसा दे रहा है या डायरेक्टली दे रहा है। अरे ऐसा हो सकता है ना कि इस फंड में टोटल जमा ही हुआ मान लो अब तक 13 लाख रुपया, या मान लो फंड में जमा हुआ टोटल 40 लाख रुपया। मेरे एक साथ 3 एम्प्लॉय के बच्चों का हायर एजुकेशन का पैसा देने का टाइम आ गया, 15 लाख 15 लाख 15 लाख।
कितना देना पड़ेगा 3 एम्प्लॉय मिला के इस साल 22-23 में 45 लाख। लेकिन मेरे फंड में कितना बैलेंस है 40। तो बाकी 5 क्या करेगा बॉस? अरे डायरेक्टली दे देगा भाई, ऑफिस से निकाल के, ऑफिस से निकाल के डायरेक्टली दे देगा। तो फंड में से दे या डायरेक्टली दे, ऐसा कोई बेनिफिट तुमको बॉस देने के लिए बात कर रहा है। तो जब तुमको जिस साल मिलेगा उस साल वो टैक्सेबल होगा। सॉरी, एक गलती हुआ, जिस साल मिलेगा नहीं, टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, मिलने पे नहीं है। जिस साल ड्यू हो गया मिलना, मान लो हमको बोला था ना 10 साल काम कर लोगे तो तुमको मिलेगा, तो जिस दिन हम 10 साल काम खत्म कर लिए अब हम उसके लिए एलिजिबल हो गए ना, अब हम एलिजिबल हो गए, एक्रू हो गया ये पैसा। हम 9 साल में जॉब छोड़ देंगे तो क्या ये पैसा हमको मिलेगा क्या? अब मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए नहीं, तो ये हमको 10 साल काम करने पे ही एक्रू होगा। तो जिस दिन 10 साल खत्म हो गया उस साल मेरे लिए वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अब हम जॉब में है, हमको ये पैसा मिलना, मेरा एलिजिबल हो गया, एलिजिबल। तुम्हारा बॉस तुमको कोई शेयर्स दे दिया, ईशॉप पढ़ते हो ना, ईशॉप अकाउंट्स में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तुम्हारा बॉस तुमको कम रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट पे कंपनी का शेयर दे रहे, तो ये भी तुम्हारे लिए परक्यूजिट है। तुम्हारा बॉस, अभी ऊपर बोले थे ना, तुम्हारा बॉस पीएफ में, सुपर एनुएशन फंड में पैसा डाल रहा है, 7.5 लाख रुपया तक डाल रहे हैं इन्हें। और जब तक वो 7.5 लाख तक का रुपया फंड होगा तब तक टैक्सेबल नहीं है। 7.5 लाख से ज्यादा का वैल्यू अगर हो जाएगा तो, अच्छा ये एक साल में 7.5 लाख नहीं बोला है, तुम्हारा बॉस हर साल तुम्हारे पीएफ अकाउंट में 1.5 लाख करके डाल रहा है। टोटल तुम्हारे पीएफ अकाउंट में 1.5 लाख करके 4 साल में 6 लाख जमा हुआ। अब 5वां साल में कितना हो गया? 7.5 लाख। अब नेक्स्ट ईयर से तुम्हारे लिए जितना सुपर एनुएशन फंड या पीएफ अकाउंट या नेशनल पेंशन स्कीम, इनमें अगर पैसा डाल रहा है तुम्हारा बॉस तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये तीनों जोड़ के बात हो रहा है, इंडिविजुअल में नहीं, तीनों जोड़ के। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। हाँ सर। डाउट नहीं है? अच्छा सर, ये जो पैसा जमा हो रहा है वहां से तो इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, बॉस जहां पैसा डाल रहा है ना, या अगर कोई शेयर्स में पैसा डाल रहा है तो वहां से डिविडेंड आ रहा होगा। तो वो जिस ईयर में तुमको कमाई आ रहा है, क्रेडिटेड टू द एफोर्सेड फंड और स्कीम टू द एक्सटेंड एलिजिबल कंट्रीब्यूशन, वो भी ऐड होता जाएगा। ये 7.5 लाख जो बात हो रहा है उसमें वो इंटरेस्ट डिविडेंड भी ऐड होता जाएगा, खाली बॉस का कंट्रीब्यूशन नहीं। फंड में जितना रुपया जमा हो रहा है उसमें ये भी ऐड होगा। जिस दिन 7.5 लाख क्रॉस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर तुमको कोई अदर फ्रिंज बेनिफिट दे रहा है, वो बोला था तुमको लैपटॉप दे दिया, तुमको घड़ी दे दिया, घर दे दिया, तो देखो यहाँ पे अदर बेनिफिट का एग्जांपल दिया बहुत सारा तुम्हारा ही बुक। तुमको मोटर कार फैसिलिटी दिया, तुमको कोई अदर व्हीकल दे दिया, तुमको अरे घर में नौकर रखवा दिया, तुमको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई फ्री में दिलवा दिया, तुम्हारा या तुम्हारे बच्चों का या तुम्हारे वाइफ का पढ़ाई फ्री में करवा दिया, तुमको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए, तुमको कम रेट पे लोन दिलवा दिया, तुमको टूर या हॉलीडे का पैसा दे दिया, लेकिन विद इन इंडिया ओनली, आउटसाइड इंडिया फुल्ली टैक्सेबल होता है। तुमको कोई मूवेबल एसेट यूज करने दे दिया, तुमको कोई मूवेबल एसेट मार्केट रेट से कम में बेच दिया, तुमको मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, तुमको लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहा है, तुमको ऑफिस में खाने पीने का फैसिलिटी अरेंज करवा दिया, कोई गिफ्ट वाउचर या टोकन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, क्लब फैसिलिटी दे रहा है, ये सब हो जाएगा अदर परक्यूजिट। तो इनका बात करेंगे बाद में, पहले मेजर 4 परक्यूजिट है उनका बात करेंगे। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, परक्यूजिट कब सैलरी एज में टैक्सेबल होगा? जब तुम्हारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो और तुमको दे रहा है या तुम्हारे घर वालों को दे रहा है।
और इससे तुमको कोई पर्सनल एडवांटेज हो रहा है। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में ही तो परक्यूजिट हो पाएगा, अगर हम उसका एम्प्लॉय नहीं है तो परक्यूजिट क्यों होगा? बिल्कुल होता है बेटा। मान लो हम बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का डीलर है, हो सकता है ना। मान लो हम हैवेल्स का बहुत बड़ा डीलर है, मान लो हम सैमसंग का बहुत बड़ा डीलर है, और सैमसंग हमको बोला आप मेरा 1000 टीवी बिकवा देते हो तो आपको एक घूमने का ट्रिप हम दे देंगे, या आपको एक टीवी फ्री, बड़ा वाला। तो हुआ ना परक्यूजिट। परक्यूजिट का सिंपल मीनिंग है कुछ काइंड में भी मिले तो परक्यूजिट। आपको बॉस से मिल रहा है तो सैलरी एड में टैक्सेबल, और बॉस से नहीं मिलता तो कहाँ टैक्सेबल होता? या तो पीजीबीपी या अदर सोर्स। अगर वो बिजनेस के कारण मिल रहा है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाता है ना, और अदर सोर्स में मिल रहा होता तो सर अदर सोर्स में कैसे परक्यूजिट मिलेगा? अरे मेरा दोस्त हमको मोबाइल गिफ्ट किया, परक्यूजिट है ना, काइंड में मिला है। एप्पल गिफ्ट किया, एप्पल मोबाइल, 50,000 तक गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता इंडिया में, 50,000 के ऊपर का गिफ्ट टैक्सेबल होता है, तो सर वहां परक्यूजिट मान लेंगे उसको। तो परक्यूजिट का मीनिंग सिंपल है, इस चैप्टर में कौन सा आएगा? ओनली इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वो वाला। तो जो हमको गिफ्ट खरीद के दिया तो पहले से ही टैक्स दे दिया उस पे, तो फिर हम क्यों टैक्स दें? वो कौन सा टैक्स दे दिया? खरीदेगा तो सर जीएसटी दे दिया बेटा जी यहाँ तो डायरेक्ट टैक्स पढ़ा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा ही नहीं। इंडिया में दोनों टैक्स लगते हैं, तभी तो कभी कभी इंडिया में बहुत जन बोलता है ना कि इंडिया में गरीब टैक्स थोड़ी ना दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है, एक फॉल्सिफाइड पॉइंट बनता है कि इंडिया में गरीब टैक्स नहीं दे रहे। बेटा जो कुछ भी खरीद रहा है वो तो टैक्स दे ही रहे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया में हर आदमी टैक्स देता है। ठीक है, व्हाट डाउट क्लियर? यस सर। परक्यूजिट कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है। बहुत अच्छा बात बोला है तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केस लॉ बना देता है इसके ऊपर बाकायदा। देखो तुम मेरा जब मेरे यहाँ जॉब ज्वाइन किया तो तुम्हारा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन हुआ होगा, सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो हम लिख दिया था वो तो परक्यूजिट है ही। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था और बाद में हम तुमको अलग से दे रहे हैं तो वो भी इसी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब उसको भी परक्यूजिट मान के इस हेड में ले आएंगे। मेरा बात क्लियर है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हो ये कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी होगा तो भी परक्यूजिट मानेंगे। तुम्हारा मेरा बात हुआ था हम जब ज्वाइन किए थे कि हमको घर से ऑफिस के लिए गाड़ी मिलेगा। तुम्हारा मेरा बात हुआ था कि तुम मेरे को साल में 2 छुट्टी का पैसा देगा घूमने के लिए, ये 2 ही बात हुआ था मान लो तुम्हारा मेरा। लेकिन अब तुम मेरे काम से इतने खुश हो कि हमको कम रेट पे शेयर दे दिए, तुम मेरे काम से इतने खुश हो कि हमको रहने के लिए घर भी दे दिए। ये बात नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, ये तो टैक्सेबल है परक्यूजिट के रूप में। या परक्यूजिट माना जाएगा, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल पढ़ेंगे, इनको परक्यूजिट माना जाएगा। लेकिन जो तुम हमको शेयर या जो ये घर दे दिए कम रेट पे शेयर या फ्री में या कंसेशनल रेट पे घर, क्या ये टैक्सेबल होगा? मतलब क्या इसको परक्यूजिट मानेंगे? यस बिल्कुल मानेंगे सर। अच्छा, परक्यूजिट सिर्फ करंट एम्प्लॉयर से मिलने से नहीं, प्रीवियस एम्प्लॉयर या आने वाला एम्प्लॉयर, फ्यूचर एम्प्लॉयर, किसी से भी मिल जाए, फॉर्मर, प्रेजेंट या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, किसी से भी मिले सब परक्यूजिट माना जाए। ऊपर बोला था ना तुमको मिले या तुम्हारे घर वालों को मिले। यहाँ घर वाले कौन कौन? देखो, स्पाउस चाहे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या नहीं हो, पेरेंट डिपेंडेंट हो या नहीं हो, तुम्हारे घर के नौकर या फिर इनके अलावा कोई भी जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो वाइफ या हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, स्पाउस का मतलब यही होता है ना, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन, ये 3 तो आ ही रहे हैं। इनके अलावा घर का नौकर या फिर कोई और जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। मेरा पॉइंट क्लियर है? ये सब फैमिली मेंबर माने जाएंगे। इनको कुछ भी बेनिफिट दे रहा है हम लोग उसको परक्यूजिट मानेंगे। तुम्हें डिपेंडेंट और कौन बचा? सर भाई बहन, मेरे सास ससुर,
मान लो उनके कोई बेटा नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा है केवल, और उनको भी देखभाल हम ही कर रहे हैं, वो भी डिपेंडेंट हो जाएंगे मेरे ऊपर। क्लियर है? यस। चलो नेक्स्ट। अब आ जाता है, वो बोले थे ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय जो पढ़ के कोई फायदा नहीं है, लेकिन डेफिनेशन तो जानना है, एग्जाम में अगर पूछ लिया तो। देखो कंपनी का डायरेक्टर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, फिर फर्क नहीं पड़ता वो नॉमिनी डायरेक्टर है कि मेरा डायरेक्ट है, फुल टाइम डायरेक्टर है या पार्ट टाइम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे साल डायरेक्टर था कि नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब मेरे क्या कहलाएंगे, ये अगर तुम कभी कोई कंपनी में डायरेक्टर का पोस्ट होल्ड कर रहा है किसी भी तरीके से, फुल टाइम, पार्ट टाइम, नॉमिनी डायरेक्टर, आधा साल, तो भी तुम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। मतलब तुमको ये सब परक्यूजिट मिल रहा है कंपनी से, तो तुम्हारे हाथ में क्या माना जाएगा, इनको परक्यूजिट माना जाएगा। ठीक बात? ठीक बात। A director employee shall be treated as specified employee of the company only। अगर उसी कंपनी का बात हो रहा है, दूसरी कंपनी का नहीं। ऐसा नहीं कि तुम एक कंपनी में डायरेक्टर है तो दूसरा कंपनी भी से तुमको कुछ मिल रहा है तो वो भी परक्यूजिट टैक्सेबल कर देंगे, उस कंपनी से अगर मिल रहा है तो। ठीक है? एक दिन के लिए भी अगर तुम डायरेक्टर बना तो भी इस डेफिनेशन में तुम आ जाएगा। तो सर एक बात तो समझ में आ गया, डायरेक्टर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। नंबर 2 कौन बोला, एनी एम्प्लॉय हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर्स कंपनी। तुम मेरी कंपनी में जॉब कर रहा है और तेरे मेरे कंपनी में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है तुम्हारे पास, तो फिर उस कंपनी के लिए तुम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। द मेन क्राइटेरिया इज बेनिफिशियल ओनरशिप, नॉट द लीगल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप का बात नहीं हो रहा है, शेयर तुम्हारे पास वोटिंग पावर है ना मेरा, अगर यू आर माई, यू हैव अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब। अच्छा तुमको अकेले को बात कर रहे हैं सब्सटेंशियल, रिलेटिव के साथ मिल के नहीं। जैसे देखो एग्जांपल भी दिया, मिस्टर मोहन होल्ड 18% इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड हिज वाइफ होल्ड 7% इक्विटी शेयर ऑफ द सेम कंपनी। क्या मिस्टर मोहन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा? नहीं, अकेला 20% से ऊपर होल्डिंग होना चाहिए। या फिर अब ये देखो, ये कंडीशन डाल के ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का काम ही कचरा कर दिए। एक्चुअली में ये कंडीशन बाबा आदम जमाने का है, जिसको चेंज ही नहीं किया फिगर। बोला एन एम्प्लॉय हुज एग्रीगेट सैलरी फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर टुगेदर एक्सीड्स 50,000 रुपया पर एनम। हम 2 जगह नौकरी करता है तो दोनों मिला के, एक जगह नौकरी करता है तो एक जगह से, 3 जगह नौकरी करता है तो 3 जगह से, मेरा एग्रीगेट सैलरी अगर 50,000 पर एनम से ज्यादा है तो हम क्या कहलाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ठीक है ना? पॉइंट क्लियर है? सर। अब एक बहुत मजेदार बात, सर ये 50,000 जोड़ते समय क्या क्या लेंगे सैलरी का? यहां पे देखो बोला फॉलोइंग आर टू बी एक्सक्लूडेड, ऑल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, नॉन टैक्सेबल मॉनिटरी बेनिफिट। तुम आगे जाके पढ़ोगे डिडक्शंस इसी चैप्टर का, वो तीनों हटा दो, और प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डाल रहा है वो भी हटा दो। तो पीएफ पे तुम्हारा जो बस पैसा डाल रहा है वो हटा दो, तुमको कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दे रहा है मतलब काइंड में कुछ दे रहा है वो हटा दो, और ऐसा कोई मॉनिटरी बेनिफिट दे रहा है जो टैक्सेबल नहीं है वो भी हटा दो। यानी अगर सिंपली बात बोले सर, खाली बेसिक सैलरी पकड़ लो, बेसिक प्लस डीए, तो भी बेटा किसी का बेसिक प्लस डीए साल का 50,000 क्रॉस नहीं करेगा। अरे कौन आज की दुनिया में साल का 50,000 के नीचे नौकरी कर रहा हो? सर एक नॉर्मल पियोन का सैलरी 6,000 रुपया 5,000 रुपया होते, वो भी बहुत कम बोल दिया है ना। तो फिर सर इस पॉइंट के बाद कहानी खत्म हो जाता है। तो हम लोग क्या बोले, 3 लोग बोले, केवल डायरेक्टर या कोई जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, 20% है वोटिंग पावर, या फिर जिसका एग्रीगेट सैलरी 50,000 से ज्यादा है पर एनम। ये तीनों को क्या बोला जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सर क्यों पढ़ रहे हैं? ये वाला पॉइंट के लिए।
कि कोई भी तुमको अगर इम्यूनिटी या ग्रांट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसेशनल रेट पे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को, तो वो टैक्सेबल है। तो सर आज की डेट में सब स्पेसिफाइड है, ये केवल एग्जाम के लिए थ्योरी में लिखने काम आएगा, बाकी प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं। ठीक, अगर डीए जो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट है ना, वो भी इंक्लूड होगा सैलरी की कैलकुलेशन। मतलब अगर मेरे को 20,000 डीए मिलता है साल का और वो 20,000 में से 15,000 रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, फिर भी हम पूरा 20 ही लेंगे, तो सर ऐसे ही आप 50 क्रॉस कर देंगे हर आदमी। छोटा टॉपिक में काम का एक बात, एग्जाम ओरिएंटेड, कौन कौन सा परक्यूजिट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। तुमको ऑफिस में अगर कोई टी और स्नैक्स मिलता है, बहुत सारा ऑफिस में ना सुबह शाम एक चाय मिलेगा और थोड़ा बिस्किट भी मिलेगा, समोसा कचौड़ी खिला देंगे जय। बोला नॉन एल्कोहलिक अगर कोई बिवरेजेस मिल रहा है, दारू मिल रहा है, वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड नहीं है। नॉन एल्कोहलिक कुछ भी मिल रहा है ड्यूरिंग वर्किंग आवर, टीज एंड स्नैक्स के रूप में, बिवरेजेस के रूप में, वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल नहीं है। वर्किंग प्लेस में तुमको कोई खाना प्रोवाइड किया, फूड, लेकिन उसमें एक लिमिट आएगा, बट बेसिकली तुम ये मान लो वर्किंग प्लेस में खाना प्रोवाइड करे, वो भी टैक्सेबल नहीं है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, अभी दिसंबर गया है, बहुत सारा कंपनी अपने एम्प्लॉय को लेके जाता है ना घूमने, वो क्या बोलते हैं, पिकनिक, वो रिक्रिएशन हुआ, पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को जब लेकर जा रहा है, वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल नहीं है। गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय एट अ कंसेशनल रेट, जो मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर है, जो गुड्स एम्प्लॉयर खुद बनाता है या एम्प्लॉयर ही बेचता है, वही अगर कंसेशनल रेट पे, कम फ्री में नहीं बोला, केवल क्या बोला, कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट मतलब सर कम दाम में, तो फिर वो परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है, वो गुड्स बॉस खुद बेचता है या बनाता है। तुमको कन्वेंस फैसिलिटी दिया ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए, बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस, वो टैक्सेबल नहीं है। और हाई कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई कन्वेंस फैसिलिटी, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं। तुम्हारा बॉस तुमको ट्रेनिंग करवाया कोई चीज का और उसका बोर्डिंग एंड लॉजिंग भी दिया, मतलब ट्रेनिंग का खर्चा भी दिया, वहां रहने का और खाने का भी खर्चा दिया, तुमको बोला जाओ 2 महीना शायद सीख के आओ, तो भैया जी वो भी टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट। तुम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और इंडिया के बाहर कोई सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, तो वहां तुमको कोई भी परक्यूजिट मिले, वो टैक्सेबल नहीं है। तुम्हारा बॉस कोई स्पेसिफाइड स्कीम में तुम्हारे नाम पे पैसा जमा कर दिया, जैसे पेंशन में, कोई स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस में, एनुअल प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये जनरली एग्जेम्प्टेड है। लोन गिवन एट नील और कंसेशनल रेट, लेकिन यहां पर एक बात बोल दिया, कितने अमाउंट तक का लोन, 20,000 रुपया तक का लोन अगर तुमको कम रेट या कंसेशनल रेट पे दे, मतलब बाजार में जो एसबीआई का बैंक, एसबीआई का जो लोन रेट चल रहा है, एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लोन का रेट चल रहा है, उससे कम में दे या बिना इंटरेस्ट लिए लोन दे दे, लेकिन कितना अमाउंट तक का, 20,000 रुपया तक का, तो वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसके अलावा सर इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, कितने भी रुपए तक का, यहाँ लिमिट था ना 20,000 नॉर्मल लोन के लिए, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तुम लोन ले रहे हो तो और बॉस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट में एक बात बोला है कि वो डिजीज मेंशन किया गया, वही डिजीज के लिए, ये उतना याद करने का नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो बहुत है। पॉइंट नंबर 10 बहुत काम का है। तुम्हारा बॉस तुमको मेडिकल फैसिलिटी अरेंज करवा के दिया तुम्हारा ट्रीटमेंट का, तो वो एग्जेम्प्टेड है। रीएम्बर्समेंट ऑलवेज टैक्सेबल होता है। रीएम्बर्समेंट अभी पढ़ाए थे ऊपर, तुम्हारा बॉस तुम्हारे नाम पे, तुम पहले खर्चा कर लो, बाद में तुमको बॉस उसका पैसा दे देगा।
वो क्या है सर? फुल्ली टैक्सेबल है। रीएम्बर्समेंट फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन बॉस ही मेडिकल फैसिलिटी अरेंज करा दिया, बॉस तुम्हारा हॉस्पिटल में इलाज करा दिया और डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट ऑफिस से ही हो गया, वो तुम्हारे लिए एग्जम्प्टेड है। लेकिन तुम्हारा बोला, हम सारे फैमिली मेंबर का नहीं बोला, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हाँ, एक ही केवल रीएम्बर्समेंट है जो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स रखा गया, एक ही रीएम्बर्समेंट, कोविड-19 का ट्रीटमेंट का रीएम्बर्समेंट। सर ऐसा क्यों किया? बेटा कोविड-19 के टाइम में आप लोग घर पे रहे, अब घर पे रह के आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, उस समय पॉसिबल नहीं था ऑफिस डायरेक्ट पेमेंट कर दे, तो बॉस बोला एक बार तुम पे कर दो, बाद में ऑफिस से रिकवर कर लेना। पॉइंट। तो केवल एक ही रीएम्बर्समेंट है जो एग्जम्प्टेड रखा गया है, वो भी कोविड-19 वाला मेडिकल ट्रीटमेंट। बाकी सारा मेडिकल ट्रीटमेंट का रीएम्बर्समेंट अगर करवाते हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। और मेडिकल अलाउंस तो ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल ऊपर पढ़ के आए। तुम्हारे घर में कोई पीरियोडिकल जर्नल या मैगजीन आता है, काम का मैगजीन, हम सीए, हमको बहुत सारा मैगजीन मंगवाना पड़ेगा, तो पीरियोडिकल जर्नल्स मंगवाना पड़ेगा, ऑफिस मंगवा के दे रहा है हमको, कंपनी के काम में फायदा होगा उससे, एग्जम्प्टेड है। तुम्हारा टेलीफोन या मोबाइल बिल ग्रॉस पेमेंट कर रहा है, एग्जम्प्टेड है। तुम्हारा घर कोई फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, देखो तुमको पढ़ने का पैसा दे रहा है वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन तुम्हारे बच्चे को पढ़ने का पैसा दे रहे हैं, मैक्सिमम 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। तुम्हारा बॉस डायरेक्ट पे कर दे रहा है बच्चे की पढ़ाई लिखाई का, 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जम्पशन है। इनकम टैक्स बाबा आदम जमाने में जी रहे, यहां पर वो 2 बच्चों वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तुम्हारा बॉस तुमको कंप्यूटर या लैपटॉप दे रहा है, फिर चाहे तुम ऑफिस में यूज करो या घर पे, हाँ, लेकिन तुमको बेच नहीं रहा है, जब जॉब छोड़ोगे तो वापस करना पड़ेगा, ये भी फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तुम्हारा बॉस तुमको मूवेबल एसेट दे रहा है, सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल एसेट आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर 10 years और मोर, 10 साल से ज्यादा उसको बॉस या ऑफिस यूज कर चुका है, अब तुमको दे रहा है कोई अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोला है, क्योंकि इनके लिए अलग से रूल है। सोफा सेट है ऑफिस का, 10 साल से ऊपर बॉस यूज कर चुका है या ऑफिस यूज कर चुका है उसको, अब एम्प्लॉयर बोला हम तो इसको फेंकने वाले हैं, आज के दिन इसका वैल्यू बोलो 4000 रुपया बनता है, जाओ 1000 रुपया में तुम उठा के ले जाओ या फ्री में ले जाओ, लेकिन कितना दिन ऑफिस यूज कर चुका है, बॉस यूज कर चुका है उसको 10 साल, चाहे 10 साल से कम यूज किया है तो तब फिर आएगा टैक्सेबल, उसका पढ़ेंगे आगे। लीव ट्रैवल कंसेशन, इसमें फ्यू कंडीशंस है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को रेंट फ्री घर मिल रहा है, वो चाहे फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड हो, पार्लियामेंट के मेंबर, यूनियन मिनिस्टर्स को घर मिल रहा है, ये सब फुल्ली एग्जम्प्टेड है। ये लोग अपना तो एग्जम्पशन करा के रखता ही है, ठीक है। इतना ही का। अब आता है पहला परक्विजिट, यहां से आज के लिए एकमात्र, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। देखो एक बात समझ लेना, हम यहाँ पे 5 चीजों का बात करेंगे, बट पढ़ाएगा 3 ही चीज, क्योंकि बाकी दोनों तुम खुद ही कर लो। क्या चीज का 5 चीज का बात करना है इस रेंट फ्री अकोमोडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजिट है। क्या है सर? सबसे पहले बोला रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, मतलब सिर्फ हम घर दे दिया, उसमें कोई फर्नीचर नहीं है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, बेड, एसी, कूलर, हीटर, वो सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या दिया है रहने के लिए, घर, खाली घर। सेकंड टॉपिक होता है रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, मतलब सर घर भी दिया, घर के साथ फर्नीचर भी दिया, ठीक है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। इसके अलावा क्या पढ़ोगे?
सर होटल में बॉस अरेंज करा के दे दिया, होटल अरेंजमेंट। सर होटल में कौन एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को रखता है? अरे बेटा कुछ दिन के लिए हो सकता है तुम्हारा घर शिफ्ट हुआ या तुमको बॉस दूसरा जगह जॉब करने भेज रहा है, वहां पे तुरंत तो घर अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, बॉस को घर ढूंढने में टाइम लग रहा है, बॉस बोला एक बार होटल में रुक जाओ, तब तक का पेमेंट होटल का करवा देते हैं। इसके अलावा आ जाता है फर्नीचर दे दिया घर में, फर्नीचर एकोमोडेशन, मतलब अलग से घर तुम्हारा ही है, तुम उसमें रहो, बॉस तुमको फर्नीचर लगवा दिया वहां। 4 ही मेन है। तो सर क्या पढ़े बेटा जी? पढ़ना तो केवल यही है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, क्योंकि फर्नीचर वाला रूल में क्या पढ़ोगे पता है? सीधा सीधी बोलेंगे फर्नीचर का जितना कॉस्ट है, कॉस्ट बोला हम, डब्ल्यूडीवी नहीं। कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी में क्या अंतर है? बोलो। कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू, रिटर्न वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। नहीं, बकवास। कॉस्ट मतलब जितना में खरीदे थे, और डब्ल्यूडीवी मतलब डिप्रिशिएट होते होते इस ईयर में जितना वैल्यू बचा है। मान लो 50,000 का कोई एसेट है, बॉस खरीदा था, 50,000 का एसी है, मान लो उसका 10% डिप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन पे, तो पहला साल 5,000 डिप्रिसिएशन, दूसरे साल फिर 5,000 डिप्रिसिएशन, तो आज के दिन वैल्यू बचा वो डब्ल्यूडीवी होगा। कितना वैल्यू बच रहा है? 40,000 ना। तो कॉस्ट हो गया 50,000, डब्ल्यूडीवी हो गया 40,000। पॉइंट क्लियर है? तो बेटा जी यहाँ पे हम डब्ल्यूडीवी का बात नहीं कर रहा, बोल रहे कॉस्ट का 10%, कॉस्ट का 10% तुम्हारे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। तो सर घर का बढ़ा दीजिए, फर्नीचर का तो अलग से हम समझिए, फिर होटल का बढ़ा दीजिए, अगर होटल में रहने के लिए मौका दे तो। यहाँ पे यही बोला, रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, या फिर पार्लियामेंट या यूनियन मिनिस्टर का मेंबर। इनको छोड़ के बाकी सबके लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर किसी को मिल रहा है तो टैक्सेबल है। घर दोनों को मान्य है, चाहे वो फिक्स हो चाहे फ्लोटिंग हो, मतलब तुमको हाउस दे रहा है, फ्लैट दे रहा है, फार्म हाउस दे रहा है, होटल में रहने दे रहा है, मोटल में रहने दे रहा है, कोई अपार्टमेंट में दे रहा है, कोई गेस्ट हाउस में जगह दिलवा रहा है, या फिर कारवां, मोबाइल होम, शिप। कारवां क्या होता है? सर घूमता फिरता घर, इंडिया में नहीं होता, फॉरेन में होता है। कैसा भी हो, फिक्स करो या फ्लोटिंग करो, सब इंक्लूड है इसमें। ठीक है। एम्प्लॉय को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, या तुम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, या ऐसा कोई अंडरटेकिंग का है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर अदर है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए क्या बोला? उन लोगों के लिए एक लाइसेंस फीस होता है, वो टैक्सेबल होगा। तुमको एग्जाम में बता देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब घर देता है ना, तो वो घर का एक लाइसेंस फीस फिक्स करता है। वो होता बहुत कम है, 25-25 हजार के घर का लाइसेंस फीस 10-10 हजार होता है केवल, लेकिन उससे कुछ कर नहीं सकते। तुमको लाइसेंस फीस बता देगा कि तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट तुमको एक घर रहने के लिए दिया है जिसका लाइसेंस फीस है 5,000 रुपये पर मंथ, तो साल का कितना हो गया? 5,000 × 12 60,000, तो वो 60,000 तुम्हारे लिए टैक्सेबल है। जितना लाइसेंस फीस हो रहा है एनम का, वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल। मेरा पॉइंट क्लियर है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय लाइसेंस फी हम लोग को देना पड़ता है, लाइसेंस फीस तुमको मिलेगा। तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो देना पड़ता। अरे नहीं रे बाबा, तुमसे कुछ नहीं ले रहे, तुमसे कुछ ले नहीं रहे। ठीक है, मतलब हमको मिलेगा। अब तुमको मिलेगा क्यों? तुमको घर दे दिया रहने के लिए, तुम गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तुम रेलवे में काम करता है, इंडियन रेलवे में गवर्नमेंट सर्वेंट्स को घर मिलता है ना रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। तो तुमको तो फ्री में मिला है घर ना, तुमको कोई पैसा मिलेगा ना, तुमसे कोई पैसा लिया जाएगा। लेकिन बेटा जी तुमको रहने के लिए फ्री में घर मिला, तुम्हारा तो फायदा हुआ ना। हाँ सर। तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा।
तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना वैल्यू माने उस घर का जिस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा, जो तुमको परक्विजिट के रूप में टैक्सेबल होगा, कितना वैल्यू माने उसका। तो ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि न तो एम्प्लॉयर को घर का भाड़ा लग रहा है। अरे भाई गवर्नमेंट का खुद का क्वार्टर्स है, गवर्नमेंट को कोई भाड़ा देना पड़ रहा है क्या कहीं पे? नहीं सर। गवर्नमेंट तुमसे भी कोई पैसा नहीं ले रहा है, न किसी को गवर्नमेंट के पे कर रहा है। तो सब घर का वैल्यू कितना माने जिस पे टैक्स लगाए। तो गवर्नमेंट क्या करता है, जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को घर मिलता है, हर घर का एक लाइसेंस वैल्यू फिक्स करता है। वो लाइसेंस वैल्यू उस एम्प्लॉय का परक्विजिट मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? यस। बाकी लोग हाँ सर। अदर एम्प्लॉय के लिए क्या बोला? अगर वो घर बॉस भाड़ा पे लेके दे रहा है तो फिर लोअर ऑफ द रेंट पेड ऑफ 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। बोला रेंट पेड और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर तुम्हारे लिए एज एन एम्प्लॉय टैक्सेबल हो जाए। तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तुम्हारा बॉस घर भाड़ा पे लेके तुमको दे रहा है, बॉस भाड़ा चुका रहा है डायरेक्ट, बॉस का घर नहीं है, कंपनी का घर नहीं है, बॉस भाड़ा दे रहा है बट तुमसे नहीं ले रहे, डायरेक्ट चुका दे रहे, या तुम्हारे हाथ में नहीं दे रहे। तुम्हारे हाथ में देता तो ये क्या हो जाता? HRA। तुम्हारे हाथ में नहीं दे रहे इसलिए RFA, परक्विजिट हो जा रहा है। तो कितना टैक्सेबल करे तुम्हारे हाथ में? जितना बॉस रेंट दे रहे या 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय के फायदे में रखा गया विच एवर इज लोअर बोला गया, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा बंगलो रहने के लिए दे दिया। सर बंगलो का किराया हो जाता है साल का 2-2 लाख रुपया, सॉरी महीना का 2-2 लाख रुपया, साल का 24 लाख। इतना तो मेरा सैलरी नहीं है जितना का हमको घर मिल गया रहने के लिए, है ना? यस। तो गवर्नमेंट बोला तो लो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, जितना रेंट दे रहा है या जितना तुम्हारा सैलरी है उसका 15%, और यहाँ सैलरी का मतलब पढ़ेंगे अभी अगले 5 मिनट में, उतना तुम्हारे लिए टैक्सेबल। लेकिन सर बॉस का खुद का घर है, तो बॉस का अगर ओन्ड घर है, तो मतलब कंपनी का ओन्ड घर है, बॉस का ओन्ड घर है, तो फिर देखना पड़ेगा वहां का पॉपुलेशन कितना है उस सिटी का, उस हिसाब से टैक्सेबल होगा। बोला 25 लाख से कम पॉपुलेशन है, सॉरी 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 15% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल। 10 लाख से 25 लाख तक का पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल। और अगर तुम 10 लाख से भी कम पॉपुलेशन वाली जगह में हो तो 7.5% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। पॉइंट क्लियर है सबको? कोई भी डाउट किसी का इस टॉपिक पे? नहीं सर। अच्छा अब इसमें एक छोटा सा बात, मान लो जो ये फिगर निकल के आ रहा है, एग्जाम्पल में ले रहा है, वो फिगर आया 2 लाख रुपया मान लो साल का, लेकिन मेरा बॉस मेरे से 40,000 रिकवर भी कर लेता है, तो मेरे को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 160 पे ना, 160 पे ना। तो इसीलिए वो 5वां कंडीशन हम नहीं पढ़ा रहा था। हम बोला था ना 5 केस बन सकता है। 5वां केस वही होता है कंसेशनल रेट पे घर मिला, कंसेशनल रेट पे घर मिला। तो सर सिंपल रूल, जितना कंसेशन मिला माइनस कर लीजिए, मतलब जितना आपसे रिकवर किया गया माइनस कर लीजिए। तो सर परक्विजिट में क्या पढ़ लिया हम लोग? सर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फीस जितना वैल्यू होता है वही टैक्सेबल वैल्यू। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फिर अगर बॉस घर भाड़ा पे लेके दे रहा है तो रेंट पेड और 15% सैलरी विच एवर इज लोअर। और अगर बॉस अपना घर है, बॉस का घर है, कंपनी का घर है, बिजनेस का खरीदा हुआ घर है, तो 10 लाख से कम पॉपुलेशन तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख तक का पॉपुलेशन तो 10%, 25 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है तो 15%। सर कैसे समझेंगे एग्जाम में? या तो एग्जाम में बता देगा उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है, अगर नहीं बताएगा तो
तुम्हें एक चीज गौर कर लेना, अगर मेट्रो सिटी है तो 25 लाख के ऊपर ही पॉपुलेशन होगा, नॉन मेट्रो सिटी है तो 10 लाख से 25 लाख। मेट्रो सिटी का अगर नाम देगा तो ऑलवेज 25 लाख के ऊपर पॉपुलेशन है, बोले या नहीं बोले, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो अपने अभी पढ़ ही लिए कंडीशन। अब ये आ गया सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे। देखो हम बोला था ना बेसिक, एक ही जगह बोला था ना सब कुछ है, वही तो है रेंट फ्री अकोमोडेशन में, एक ही जगह सब कुछ है। बेसिक, डीए अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो, बोनस, कमीशन, फीस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ओनली टैक्सेबल वैल्यू, any other monetary payment by whatever name, any lump sum payment for termination of service, VRS, voluntary retirement, gratuity, सब कवर्ड है इसके। नहीं सॉरी, ये सब कवर्ड नहीं है, सॉरी बोलना नहीं। ये जो अपने पार्ट पढ़ते हैं ना, ग्रेचुटी, VRS, पेंशन, वो सब इंक्लूडेड नहीं। तो क्या क्या इंक्लूडेड है सर? बेसिक, DA, bonus, fees, commission, all other taxable allowances and any other monetary payment, ठीक है। तो यहाँ पे ही सैलरी का मतलब सबसे बड़ा है। बाकी थोड़ा थोड़ा पॉइंट ज्ञानबाजी का है कि सैलरी शैल बी डिटरमाइंड ऑन ड्यू बेसिस। हाँ सर बिल्कुल, मिला या नहीं मिला सैलरी कैलकुलेशन में उसको लेंगे। एंड एसएससी इज रिसीविंग सैलरी फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वर्सेस सैलरी मिल रहा है तो एग्रीगेट सैलरी लेना पड़ेगा हमको। ड्यूरिंग द विच अकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, उस पीरियड का, मान लो हमको 10 महीना रहने के लिए घर मिला है तो वो 10 महीने का जितना दोनों बॉस से मिला के सैलरी मिले। एनी मॉनिटरी पेमेंट विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ परक्यूटेड शैल बी कंसीडर्ड, जैसे लीव एंड कैशमेंट मिल रहा है वो लेंगे इसमें। अगर आपको 2 घर रहने के लिए मिल रहा है तब क्या होगा? बहुत काम का पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीएम आपके प्रोफेशनल लेवल पे। अगर आपको 2 घर रहने के लिए मिल रहा है तो क्या होगा? सर ऐसे कैसे 2 घर रहने के लिए मिल सकता है? कोई आदमी 2 घर में कैसे रहेगा? बेटा जी सोचो, आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे, फुल फैमिली आपको एक घर मिला हुआ था रहने के लिए, 1 हाउस था आपके पास वहां पे। आपको अचानक जनवरी मंथ में बोला गया, दिसंबर मंथ में बोला गया आपको कोलकाता शिफ्ट कर रहे हैं, सब तुरंत क्या आप अपना फैमिली सब लेके कोलकाता आ जाओगे क्या दिसंबर में? आप बोलोगे ना मेरे तो वहां बच्चे का पढ़ाई है, तो 4 महीना तो हमको वहां भी रहना पड़ेगा, और हमको कोलकाता भेजो तो हमको भी वहां पे एक घर देना पड़ेगा आपको। तो एट ए टाइम आपके पास 2 हाउस हो जा रहा है रहने के लिए बॉस की तरफ से, है ना? पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो सर 2 घर मिल रहा है एज अ परक्यूजिट तो क्या होगा? बॉस बोला एग्जाम्पशन ऑफ 90 डेज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2 हाउस, 90 दिन तक आपको एक ही घर का परक्यूजिट पे टैक्स देना पड़ेगा और एक घर आपका फ्री हो जाएगा। When an employee is transferred from one place to another and is provided with an accommodation at new place also, the value of perquisite shall be taken only for one such house having lower value for a period of not exceeding 90 days. 90 दिन तक तुमको दोनों घर में से जिस घर का कम टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है उसको परक्विजिट मान के तुम टैक्स ले लो उसके ऊपर, लेकिन 90 दिन से ज्यादा तो फिर दोनों घर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। एक और मस्त पॉइंट है, तुमको तुम्हारा बॉस कभी कभी होता है ना कि तुम्हारा जो तुम माइनिंग में काम कर रहे हो, ऑयल एक्सप्लॉयटेशन वाला एरिया में काम कर रहे हो, कोई बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है जो पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट है, ये सब जनरली बहुत आउटवर्ड एरिया में होता है ना, शहर के या टाउन के बहुत दूर दराज वाला इलाका में, रिमोट एरिया में एकदम। ठीक बात। तो सर जी अगर ऐसा एरिया में काम कर रहे हैं तो हम क्या रोज अप डाउन कर पाएंगे क्या? अपने जो हमको जो नॉर्मल घर मिला हुआ है वहां पे, या जहां भी मेरा खुद का भी नॉर्मल घर है वहां पे हम अप डाउन कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो सर वहीं पे माइनिंग एरिया में हमको टेम्पररी कोई घर बना दिया गया एक बार रहने के लिए कुछ दिन के लिए, जब तक उस साइट पे काम करना है, तो वो वाला टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्टेड होगा। ठीक है।
यहाँ रिमोट एरिया का मतलब बताया, जो 40 किलोमीटर दूर हो मेन टाउन एरिया से, जहाँ का पॉपुलेशन 20,000 से कम हो, उतना याद नहीं करने का जरूरत था। बट काम का बात यही है कि रिमोट एरिया में अगर मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? हाँ सर। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? नहीं सर। अब यही बोला अगर रेंट फ्री फर्निश्ड मिल रहा है तो देखो हम पहले ही बोला था वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन तुम निकालना सीख चुके हो, वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऐड कर लो। वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना बोला? अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, हम बोल ही दिया था पहले। और अगर फर्नीचर हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो फिर हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर जनरली कोई महानी हस्ती होगा जो फर्नीचर भाड़ा पे लेके देगा, किसका दिमाग खराब है? उतना में तो फर्नीचर आ जाएगा जितना भाड़ा लग जाएगा। अब मान लो आपको हम टीवी भाड़ा पे लेके दिया, महीने का 2,000 रुपया भाड़ा लग रहा है टीवी में, तो हम पागल ही होगा जब आपको टीवी भाड़ा पे लेके देगा। साल का 24,000 हम भाड़ा देने से अच्छा तो टीवी खरीद के दे देगा। सेकेंड हैंड ही क्यों, नया हैंड दे देगा तो भी आपको स्मार्ट टीवी आ जाएगा 13-14,000 में। 1,000 रुपया भाड़ा करके भी होगा ना अगर महीना का, तो भी 12,000 भाड़ा लग जाएगा। तो 13-14,000 में नया टीवी आ रहा है, हम आपको भाड़ा भी क्यों देगा? तो देता नहीं है। बट इनकम टैक्स बोलता है कोई चालूगिरी कर ही ले, बोले अच्छा खरीद के देने पे पर यूनिट में टैक्सेबल है ना, चलो उसको भाड़ा पे देने का काम कर लेते, अपने आप ही टैक्सेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट बोला नहीं, तुम चालू तो हम 1.5 चालू। बोला ठीक है हम दोनों ही केस लिख देते। फर्नीचर अगर ओन्ड करके दे रहा है तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, WDV नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट। और अगर भाड़ा पे दे रहा है तो जो भाड़ा दे रहा है वो। यहाँ फर्नीचर का मतलब बताया वो आप जानते हो, रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेडियो, एयर कंडीशनर या अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, टेबल, चेयर, फर्नीचर। आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं आज का क्लास के लिए। अच्छा, कंसेशनल रेट वाला बात हम पढ़ा दिया आपको। क्या करोगे? सर जितना मेरा टैक्सेबल परक्यूजिट आ रहा है माइनस जितना बॉस मेरे से रिकवर कर ले रहे हैं, तो ये भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन अब आते हैं होटल वाला बात के ऊपर। होटल वाला काम है तो इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारा जॉब शिफ्ट हुआ तो तुमको बॉस होटल में एक बार ठहरा दिया जब तक नया घर अरेंज करके नहीं दे पा रहे, तो सर 24% ऑफ द सैलरी फॉर दैट पीरियड, जितना दिन हमको होटल में रुकवा रहा है, या फिर चार्जेस पेड और पेएबल टू सच होटल विच एवर इज मिनिमम 24% ऑफ द सैलरी। और सैलरी का मतलब वही जो अभी ऊपर पड़े हो सब कुछ। लेकिन सर अगर 15 दिन तक है ना ये पीरियड केवल, तब भी टैक्सेबल नहीं है। 15 दिन के लिए अगर दिया जा रहा है केवल ये होटल एकोमोडेशन, क्योंकि एक शहर से दूसरा शहर ट्रांसफर हुए, बॉस हमको 12 दिन के लिए होटल में रुकाया और उसके बाद घर अरेंज करके दे दिया, तो वो 12 दिन का जितना होटल फेयर बॉस दिया वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं है एज अ परक्यूजिट, वो मेरे लिए एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। लेकिन 15 दिन से ज्यादा है तो मान लो 18 दिन के लिए घर दिलवाया तो सर 3 दिन का टैक्सेबल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब यह एक मजेदार बात है। मान लो हम कोलकाता में जॉब करते हैं, आज के लिए लास्ट 2 मिनट का क्लास। मान लो हम कोलकाता में जॉब करते हैं, आप लोग भी सुनना, मजेदार केस है, मजा आएगा सुनने में। मान लो हम पढ़ाएंगे आपको, सैलरी चैप्टर पढ़ाएंगे तो मान लो हम कोलकाता में नौकरी कर रहे हैं, मेरे को मेरा बॉस दिल्ली ट्रांसफर किया, वहां होटल में 10 दिन रुका, अचानक मेरे को मेरा बॉस बोला नहीं नहीं तुम दिल्ली नहीं, तुम मुंबई ट्रांसफर हो जाओ, तुम मुंबई वाला ब्रांच में जाओ। फिर वहां गया, वहां भी हम 8 दिन होटल में रुका, या चलो 4 दिन होटल में रुका। उसके बाद बॉस को लगा नहीं मुंबई नहीं, तुम चेन्नई वाला ब्रांच में चला जाओ। फिर वहां चेन्नई में जाके फिर हमको 10 दिन होटल में रुकना पड़ गया। तो 10, 4, 14, 10, 24 दिन हमको होटल का फ्री मिलेगा कि सिर्फ 15 दिन ही फ्री मिलेगा? बोलो। बोलो सर, आपका तो 3 बार ट्रांसफर हो गया,
तो हर ट्रांसफर का 15 दिन तक टैक्स नहीं देना है होटल में रहने का, क्योंकि मेरे लिए बेनिफिट तो हो गया, मेरा भाड़ा बच रहा है। बोलो। देना होगा टैक्स। हाँ आवाज कट नहीं देना होगा टैक्स। नहीं देना होगा टैक्स। टैक्स नहीं देंगे। चलो ठीक है। और कोई बोलो जी, टैक्स देंगे कि नहीं देंगे? बेटा जी ये 15 दिन पर एनम है, एक साल में 15 दिन है, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। 24 दिन रुके हो 15 दिन, अब तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा 15 दिन का छूट लेना चाहते हो। जहां ज्यादा भाड़ा लग रहा है वहां छूट ले लो भैया, वो पर को टैक्स क्यों दोगे? एक बात हमेशा ध्यान रखना, टैक्स में जब प्लानिंग करने बैठते हो एम्प्लॉई का बेनिफिट देख के प्लान करना है, एसएससी का बेनिफिट देख के प्लान करना हमेशा, जहां उसको कम टैक्स देना पड़े। मान लो ये जो 10 दिन हम दिल्ली में रुका था वहां पर डे का रूम फेयर 2000 था, मुंबई में जहाँ रुका था वहां पर डे का रूम फेयर 3000 था, और चेन्नई में जो हम 10 दिन रुका वहां पर डे का रूम फेयर मान लो 2500 था। तो ये 2.5 तो हम पूरा 10 दिन का क्लेम करेंगे, क्योंकि ये 2.5 into 10 कितना हो रहा है? 25,000। यहाँ पे मुंबई में तो हम 4 ही दिन रुका था, 4 into 3 12,000, और यहाँ दिल्ली में भी हम 10 दिन रुका था, 10 into 2 20,000। तो हम क्या करेगा, ये 25 तो हम पूरा क्लेम करना चाहेगा, तो ये 10 दिन चेन्नई वाला तो हम क्लेम करेगा ही, और बाकी कितना दिन क्लेम टोटल कर सकते हैं? 15 दिन ना, तो और 5 दिन हम दिल्ली वाला क्लेम कर लेगा, क्योंकि 5 into 2 10 है नहीं, 5 into 2 10,000 होता है, और मुंबई वाला 4 into 3 12,000 होता है, तो हम ये वाला क्लेम करेगा 4,000। तो हम 10 दिन चेन्नई वाला क्लेम कर लेगा, 4 दिन मुंबई वाला और 1 दिन दिल्ली वाला। मतलब ये 10 दिन का 25,000 भाड़ा हम पूरा माफ करवाना चाहेगा, ये 4 दिन का 12,000 हम पूरा माफ कराना चाहेगा, और ये 1 दिन का 2,000 हम पूरा माफ कराना चाहेगा। अब जो टोटल भाड़ा मेरा बॉस मेरे लिए पे किया उसमें से ये 25 और 12 27,000 तो 29,000 माफ करा के बाकी हम टैक्स देते। पॉइंट क्लियर है? बोलो मालिक लोग, पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पे वही बात बोला था। अच्छा यहाँ पे सैलरी का मतलब सेम है, अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो टैक्सेबल नहीं है, वो भी ऊपर वाला बात सेम है। If the facility is provided more than 15 days, then perquisite exempted for 15 days. हाँ ये वाला बहुत उनके मन में क्या आ जाता है ना कि अरे सर 15 दिन माफ, 18 दिन है तो पूरा 18 टैक्सेबल। नहीं 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 नहीं, यही तो अभी पढ़ा है, 15 दिन पर एनम माफ है, तो 15 दिन का माफ करके बाकी 3 दिन का टैक्सेबल करेंगे। होटल इंक्लूडिंग लाइसेंस एकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ मोटेल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस। होटल का मतलब सिर्फ होटल नहीं है, होटल का मतलब बोला मोटेल भी है, कोई सर्विस अपार्टमेंट भी है, या कोई गेस्ट हाउस भी है, सब कवर्ड है। अब ये मोटेल क्या होता है? सिर्फ रहने वाला। होटल क्या होता है? जहाँ रहना खाना दोनों। सर छोड़िए, इतना रईसी हम लोग को नहीं देखना, ठीक है, याद कर लो खाली। तो ये था आपका RFA।